सुपर आर्यन एपिसोड 21 से लेकर एपिसोड 25 तक। आर्यन अपने आज के सभी क्लास को खत्म करने के बाद आर्यन दैवीय दिल के बारे में और जानने के लिए गुरुजी के पास पहुंच जाता है। गुरुजी के पास पहुंचकर आर्यन बोला, गुरुजी दैवीय दिल के बारे में और कुछ बताइए। आर्यन, पिछले 1000 साल में कोई इस संसार में कोई योद्धा दैवीय दिल के साथ नहीं जन्मा है, इसलिए हमें जो भी जानकारी मिली है वो सब किताबों से ही मिली है, गुरुजी बोले। थोड़ी देर चुप रहने के बाद गुरुजी गंभीरता के साथ बोलते हैं, आर्यन, जिसके पास दैवीय दिल होता है उस पर स्वर्ग के देवताओं का आशीर्वाद होता है। दैवीय दिल वाले योद्धा को बगैर किसी मंत्र के दुर्लभ शक्तियां प्राप्त हो जाती है। कैसी शक्तियां गुरुजी? आर्यन बोला, कल तो तुमने देखा ही, दैवीय दिल के थोड़ा सा जागृत होने के बाद ही तुम्हें हीलिंग पावर मिली थी। इस शक्ति को पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुमने बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया है, गुरुजी ने जवाब दिया। तो और कौन सी शक्ति मैं हासिल कर सकता हूँ? आर्यन ने पूछा। ये तो हमें नहीं पता आर्यन की किसे कौन सी शक्तियां मिलती है। किताब में लिखे अनुसार हर दैवीय दिल के धारक को अलग अलग शक्तियां मिलती है, लेकिन एक शक्ति सबको मिलती है और वो है वज्र शरीर, गुरुजी ने जवाब दिया। गुरुजी के बात सुनकर आर्यन बोला, अर्थात मेरा शरीर वज्र जैसा हो जाएगा। अच्छा आर्यन, अब तुम ये किताब लो, इसमें दैवीय दिल की सारी जानकारी लिखी हुई है, गुरुजी ने बोलते हुए आर्यन को किताब दे दिया। गुरुजी, मैं जाते वक्त किताब ले लूंगा, अभी जाकर मैं ध्यान करता हूँ, आर्यन बोला। ठीक है, तुम जाओ ध्यान करो, गुरुजी बोले। गुरुजी से अनुमति लेने के बाद आर्यन लावे की गुफा की ओर चला जाता है। लावे की गुफा में जाने के बाद आर्यन ध्यान में बैठ जाता है। दूसरी ओर आर्यन के तीनों दोस्त आर्यन को फिर से गायब देख उसे ढूंढने लगते हैं। आर्यन के तीनों दोस्त बहुत परेशान लग रहे थे। धैर्य बोला, यार ये आर्यन कल की तरह फिर से गायब हो गया। सही बोल रहे हो तुम, आखिर वो कहाँ चला जाता है? विजय बोला। तीनों दोस्त आर्यन को पूरे एकेडमी में ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते सभी जंगल की ओर जाने लगते हैं। रात होने ही वाली थी। दूसरी ओर आर्यन ध्यान में बैठा था। आर्यन के चारों ओर भयानक ऊर्जा थी। आर्यन के शरीर से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। धीरे धीरे आर्यन ने अपनी आंखें खोली। आर्यन के आंखों में एक तेज था। धीरे धीरे आर्यन का आंख सामान्य हो गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आर्यन बहुत खुश था और वो मुस्कुराते हुए गुफा से बाहर निकल जाता है। गुरुजी के पास पहुंचकर आर्यन बोला, गुरुजी, मैंने एक और शक्ति हासिल कर ली है। आर्यन की बात सुनकर गुरुजी बोलते हैं, कौन सी शक्ति हासिल किया है तुमने? गुरुजी, मैंने महसूस किया है कि मेरे शरीर की हड्डी और मजबूत हो गई, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन की बात सुनकर गुरुजी ने अपने हाथों में कुछ ऊर्जा इकट्ठा करते हैं और आर्यन के शरीर में भेज देते हैं। आर्यन अपने शरीर में गुरुजी की ऊर्जा को महसूस करता है और गुरुजी की ओर देखने लगता है। आर्यन के नजरों को समझकर गुरुजी बोलते हैं, मैं तुम्हारे उस नई शक्ति को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद गुरुजी फिर बोले, आर्यन, इस बार तुम्हें वज्र शरीर शक्ति मिली है, लेकिन ये पहले स्तर पर ही है। तुम्हारा हीलिंग पावर भी अभी पहले स्तर पर है। जैसे जैसे तुम अपने योद्धा स्तर को बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारे इन शक्तियों का स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तुम सिर्फ अपने दिल पर ध्यान दो। अपने गुरुजी की बात सुनकर आर्यन ने सहमति में सर हिला दिया और वहां से जाने की अनुमति लेकर आर्यन वहां से चला जाता है। जैसे ही आर्यन आयामी दुनिया से बाहर आता है वो देखता है उसके दोस्त जंगल में इधर उधर कुछ खोज रहे थे। ये देखकर आर्यन उन सब के पास आर्यन बोला, तुम सब क्या ढूंढ रहे हो? अचानक आर्यन की आवाज सुनकर तीनों दोस्त घबरा जाता है और पीछे मुड़कर देखते हैं। अपने पीछे आर्यन को देखकर तीनों दोस्त शांत होते हैं। आर्यन को देखकर तीनों दोस्त गुस्से में एक साथ बोलते हैं, तू कहाँ था? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। अरे अपने गुस्से को शांत करो, मैं ध्यान कर रहा था, आर्यन ने जवाब दिया। लेकिन तुम कहाँ ध्यान कर रहे थे? आदर्श ने पूछा। अपने दोस्तों को अपनी ओर गुस्से में देख आर्यन ने जवाब दिया, मैं जंगल में थोड़ा ज्यादा अंदर चला गया था, अब चलो यहाँ से, देर हो रहा है। आर्यन की बात सुनकर तीनों दोस्तों का गुस्सा शांत होता है और वो चारों कैंटीन की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही आर्यन कैंटीन के अंदर जाता है, आर्यन की नजर एक जानी पहचानी लड़की पर पड़ती है और उसके मुंह से एक नाम निकलता है, कृतिका। आर्यन ने कृतिका को एकेडमी आने के बाद पहली बार देखा था। कृतिका को देखकर आर्यन उसके टेबल के पास जाता है और बोलता है, कैसी हो कृतिका, इतने दिनों बाद? अपने नाम को सुनकर कृतिका अपने सर को उठती है, ये देखने के लिए कि आखिर कौन उसका नाम ले रहा है। अपने सामने आर्यन को देखकर सामान्य अंदाज में बोलती है, तुम हो?
कृतिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। आर्यन उसके आंखों में देखे जा रहा था। ये देखकर कृतिका ने आर्यन के चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाया और बोली, कहाँ खोए हुए हो? कृतिका की बात सुनकर आर्यन होश में आता है और बोलता है, कहाँ थी तुम, इतने दिनों से दिखी नहीं। आर्यन की बात सुनकर कृतिका रूखे अंदाज में बोली, तुम्हें बताना जरूरी है? नहीं बताना जरूरी तो नहीं है, फिर भी बता दो। आर्यन हंसते हुए बोला, क्या तुम यहाँ मुझसे बात करने आए हो या खाना खाने? कृतिका बोली। तभी विजय बोला, आर्यन पहले खाना खा लेते हैं फिर आराम से बात करेंगे। विजय की बात सुनकर आर्यन उसके पीछे चला जाता है। जैसे ही आर्यन वहां से जाता है, कृतिका के बगल में बैठी लड़की बोलती है, क्या बात है कृतिका, एक और दीवाना, वो भी इस साल का टॉपर। चुप कर नैना, बहुत ज्यादा बोल रही है, कृतिका झल्लाते हुए बोली। कृतिका को झल्लाते हुए देख नैना हंसने लगती है। नैना को हंसते देख कृतिका उसे गुस्से में आंख दिखती है। कृतिका को गुस्से में देख नैना चुप हो जाती है। दूसरी ओर आदर्श आर्यन से पूछता है, आर्यन क्या तुम उस लड़की को पहले से जानते हो? तुम लोगों ने पहचाना नहीं उसे? वो कृतिका थी, एंट्रेंस एग्जाम के दूसरे नंबर की स्टूडेंट। आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन की बात सुनकर आर्यन के तीनों दोस्त कृतिका जहां बैठी थी उस ओर देखने लगे, लेकिन वहां कृतिका नहीं थी। ये देखकर धैर्य बोला, भाई वो तो चली गई। धैर्य की बात सुनकर आर्यन इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन कृतिका उसे कहीं नहीं दिखी। इसी बीच आर्यन का नंबर आ गया खाना लेने का। थोड़ी देर में खाना खाने के बाद आर्यन और उसके दोस्त अपने रूम की ओर चल पड़ते हैं। कुछ देर में रूम में पहुंचने के बाद चारों दोस्त आपस में बात करने लगते हैं। विजय बोला, आर्यन क्या तुम्हें कृतिका से प्यार हो गया है? विजय के बोलने के बाद आदर्श बोला, अगर तुम्हें कृतिका से प्यार है तो बाकी लड़कियों का क्या होगा? आदर्श की बात सुनकर विजय और धैर्य हंसने लगता है। अपने दोस्तों को हंसते हुए देख आर्यन गुस्से में उन्हें देखता है, लेकिन उसके दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही मजाक करते हुए चारों दोस्त सो गए। कृतिका भी अपने रूम में सोने की तैयारी कर रही थी। ऐसे ही 2 महीने बीत गए थे। आर्यन अपने क्लास में बैठा था, तभी प्रोफेसर माया क्लास में आई और बोली, स्टूडेंट्स आप सब में भूमंडल के 8वें स्तर का योद्धा कौन कौन है, खड़े हो जाओ। प्रोफेसर माया की बात सुनकर करीब 10 स्टूडेंट्स अपने सीट से खड़े हो जाते हैं। उनमें आर्यन और उसके दोस्तों के साथ कृतिका भी थी। स्टूडेंट्स को अपने जगह पर खड़े देखकर बोली, क्या तुम सब बीस्ट हंटिंग के लिए जाना चाहते हो? अगर तुम सब जाना चाहते हो तो अपना नामांकन 2 दिन के अंदर करवा लेना। प्रोफेसर माया की बात सुनकर एक स्टूडेंट्स बोला, जो 7वें स्तर का योद्धा था, वो बोला, मैम क्या हम लोग नहीं जा सकते हैं? नहीं, सिर्फ 8वें स्तर के ऊपर के स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं, यही नियम है, प्रोफेसर माया ने जवाब दिया। सभी स्टूडेंट्स को नियम बताने के बाद प्रोफेसर माया क्लास से बाहर निकल गई। प्रोफेसर माया के निकलते ही सभी स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे। 8वें स्तर के ऊपर के योद्धा बहुत खुश थे, क्योंकि वो सब पहली बार बीस्ट हंटिंग के लिए जा रहे थे। धैर्य खुश होते हुए बोला, 2 दिन पहले ही मैं 8वें स्तर पर पहुंचा और आज मुझे बीस्ट हंटिंग में जाने का मौका मिल गया। ऐसा लग रहा था सभी 10 स्टूडेंट्स में धैर्य ही सबसे कमजोर है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स 8वें स्तर पर बहुत पहले की पहुंच चुके थे और कुछ 9वें स्तर के योद्धा थे। वही आर्यन जल मंडल के दूसरे स्तर का योद्धा था। आदर्श खुश होते हुए बोला, चलो पहले नामांकन करवा ले और उसके बाद तैयारी करेंगे। आदर्श की बात सुनकर चारों दोस्त क्लास से बाहर निकल गए और चल पड़े नामांकन कार्यालय की ओर। सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश थे। वहां पहुंचने के बाद आर्यन ने देखा कि पहले से बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पहुंच चुके थे। नामांकन करवाने के बाद आर्यन बोला, तुम लोग ध्यान कक्ष जाओ और ध्यान करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। आर्यन की बात सुनकर धैर्य बोला, तू कहां जा रहा है? तू भी चल हमारे साथ ध्यान करने। तीनों दोस्तों को अपनी ओर देखते हुए देख आर्यन खुद से ही बोला, क्या बताऊं इन्हें? फिर कुछ सोचकर बोला, भाई मैं कुछ काम से जा रहा हूं, तुम लोग चलो और ध्यान करो, मेरा इंतजार मत करना, मुझे देर हो जाएगी। आर्यन की बात सुनकर उसके दोस्त ध्यान कक्ष की ओर चले जाते हैं। उन्हें जाते देख आर्यन राहत की सांस लेता है और खुद से बोला, शुक्र है ये लोग चले गए, नहीं तो क्या जवाब देता इन्हें। जब आर्यन ने देखा कि धैर्य, विजय और आदर्श दूर चले गए हैं, तब वो जंगल की ओर निकल गया। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद आर्यन ने आयामी दुनिया का दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि गुरुजी कुछ लिख रहे हैं। गुरुजी के सामने जाकर आर्यन ने गुरुजी का अभिवादन किया और बोला, गुरुजी ये आप रोज क्या लिखते रहते हैं? मुझे बताइए, मैं मदद करता हूँ लिखने में।
नहीं आर्यन, ये मुझे ही लिखना होगा, ये तुम्हारे लिए ही है। भविष्य में मैं तुम्हें इन सब किताबों के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या है। अभी तुम ध्यान करो, जाओ, गुरुजी ने जवाब दिया। गुरुजी आपको कुछ बताना है, आर्यन बोला। हाँ बोलो, क्या बताना है, गुरुजी ने पूछा। गुरुजी, एकेडमी में बीस्ट हंटिंग शुरू होने वाला है और मैंने अपना नामांकन करवा लिया है, आर्यन ने जवाब दिया। अच्छा है, इससे तुम्हें फायदा होगा। अब जाओ, ध्यान करो, जितना ज्यादा शक्तिशाली होंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा और सुरक्षित रहोगे, गुरुजी बोले। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन ने सहमति में सर हिलाया और लावे की गुफा की ओर निकल गया। कुछ ही समय में लावे की गुफा में पहुंच गया और ध्यान में बैठ गया। ध्यान में बैठने के कुछ देर बाद ही आसपास की गर्म ऊर्जा आर्यन के दिल में समाहित होने लगी। आर्यन इधर ध्यान कर रहा था, इस बात से अनजान कि जहां उसके दरवाजा खोला था वहां उसके तीनों दोस्त पहुंच चुके थे। असल में धैर्य, आदर्श और विजय ध्यान कक्ष गए ही नहीं थे। वे तीनों छुपकर आर्यन का पीछा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि आर्यन एक दरवाजे के अदन चला गया। धैर्य विजय और आदर्श की ओर देखकर डरते हुआ बोला, आखिर ये आर्यन कौन है और वो कहाँ चला गया? यही तो हम भी सोच रहे हैं कि आर्यन कहाँ गया और वो क्या था जिसके अंदर आर्यन गया था, आदर्श गंभीरता से साथ बोला। वो एक दरवाजा था जिसे आर्यन ने खोला था, विजय बोला। क्या आर्यन अपने दोस्तों को दरवाजे की सच्चाई बता देगा? एपिसोड 22। कहीं कल भी तो वो दरवाजे के अंदर नहीं गया था, इसलिए वो हमें नहीं मिल रहा था, आदर्श बोला। आदर्श की बात सुनकर धैर्य और विजय ने कल की बात याद की और विजय बोला, सही बोल रहे हो तुम, वो कल भी दरवाजे के अंदर गया था। विजय, धैर्य और आदर्श तीनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तीनों के मन में एक ही बात चल रहा था कि आर्यन हमसे क्या छुपा रहा है। इन सब से अनजान आर्यन ध्यान में बैठा हुआ था। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा आर्यन के शरीर में समाहित हो रहा था। अचानक आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आर्यन मन ही मन बोला, मेरा शक्ति स्तर बढ़ने वाला है, अभी मुझे ध्यान से नहीं उठना चाहिए। ऐसे ही ध्यान में बैठे बैठे आयामी दुनिया में एक दिन बीत गए थे। इधर आर्यन के तीनों दोस्त परेशान थे, क्योंकि आर्यन को गए हुए 5 घंटे बीत गए थे। यही सब सोचते हुए धैर्य बोला, दोस्तों ये आर्यन कहाँ गया है? अब तो शाम होने वाली है, वही तो समझ नहीं आ रहा है कि आर्यन गया कहाँ है। हम तो कब के ध्यान से बाहर आ चुके हैं, विजय चिंतित होते हुए बोला। वही दूसरी ओर आर्यन अभी भी ध्यान में था। उसका शक्ति स्तर बढ़ने के अंतिम पड़ाव पर था। कुछ ही देर में आर्यन अपने आंखों को धीरे धीरे खोलता है। आर्यन का शक्ति स्तर बढ़ चुका था। वो अब जल मंडल के 3रे स्तर का योद्धा बन चुका था। आर्यन खुद से बोला, मैंने अपना शक्ति स्तर तो बढ़ा लिया है, लेकिन अभी तक दिल के स्तर को नहीं बढ़ाया है। पता नहीं वो कब बढ़ेगा, अभी तक मैं पहले स्तर पर ही हूँ। ये सब सोचते हुए आर्यन गुफा से बाहर निकल आया। वो तुरंत गुरुजी के पास पहुंच गया और खुश होते हुए बोला, गुरुजी मैंने एक और स्तर हासिल कर लिया है। और दिल के स्तर में क्या हासिल किया? गुरुजी ने पूछा। कुछ नहीं, 1 महीने पहले मैंने परिष्कृत शक्ति हासिल की थी, लेकिन इस बार मैंने कोई शक्ति हासिल नहीं की, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन तुम भी जानते हो, दैवीय दिल के हर स्तर में तुम ज्यादा से ज्यादा 4 शक्ति हासिल कर सकते हो। वो भी तुम तब हासिल सकते हो जब तुम भाग्यशाली हुआ, नहीं तो किसी किसी को तो 1 ही शक्ति मिलती है और तुम्हें अभी ही 3 शक्ति मिल चुकी है, गुरुजी बोले। लगता है गुरुजी मुझे 4थी शक्ति भी मिलेगी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आर्यन ने गुरुजी से पूछा। ऐसा हो सकता है और नहीं भी, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा दैवीय दिल कितना शक्तिशाली है, गुरुजी ने जवाब दिया। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन सोच में पड़ गया। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी तो मेरे दैवीय दिल का स्तर क्या है? 5। आर्यन अभी के अनुसार तुम्हारा दैवीय दिल 3रे रैंक का है और अगर तुमने 4थी शक्ति प्राप्त कर ली, इसका मतलब तुम्हारा दिल सबसे शक्तिशाली है, गुरुजी ने जवाब दिया। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन खुश हो गया और वो बोला, अर्थात दैवीय दिल में 4 रैंक होते हैं। हाँ तुमने सही बोला, दैवीय दिल में 4 स्तर होते हैं, गुरुजी ने जवाब दिया। आर्यन बहुत खुश था। वो बोला, गुरुजी अब मैं चलता हूँ। गुरुजी से अनुमति लेकर आर्यन आयामी दुनिया से निकलकर अपने रूम से निकल गया। जैसे ही आर्यन अपने रूम में पहुंचा, सबसे पहले विजय ने उसे देखा और वो गुस्से में बोला, कहाँ थे तुम? कब से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। विजय की बात सुनकर धैर्य और आदर्श दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर आर्यन को देखकर धैर्य और आदर्श गुस्से में आर्यन पर चिल्लाते हुए एक साथ बोले, कहाँ थे तुम?
हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और वो दरवाजा क्या था। अपने दोस्तों के मुंह से दरवाजे की बात सुनकर आर्यन घबरा गया और घबराते हुआ बोला, कौन सा दरवाजा, तुम लोग किस दरवाजे की बात कर रहे हो। वही दरवाजे के बारे में जिसमें घुसकर तुम गायब हो गए थे। तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। आर्यन विजय गुस्से में बोला। विजय की बात सुनकर आर्यन बोला, तुम सब ने मेरा पीछा किया। हाँ किया, क्योंकि हमें लगा कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। धैर्य बोला, तुम सबको मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था। हर किसी का कोई न कोई राज होता है। आर्यन गुस्से में बोला। आर्यन को गुस्से में देखकर विजय, धैर्य और आदर्श तीनों का गुस्सा शांत हो गया। धैर्य शांत होते हुए बोला, हमें चिंता हो रही थी, इसलिए हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे। धैर्य को चुप होते ही आदर्श बोला, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि वो दरवाजा क्या चीज है। कुछ सोचने के बाद आर्यन बोला, वो दरवाजा मुझे मेरे गुरुजी के पास ले जाता है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ मैं। आर्यन की बात सुनकर तीनों लड़के आश्चर्यचकित हो गए। होश में आते हुए विजय बोला, कौन है तुम्हारे गुरुजी। नहीं बता सकता हूँ, गुरुजी का आदेश है कि मैं उनका जिक्र किसी के सामने न करूँ। आर्यन बोला। अच्छा ठीक है, मत बता, हमें माफ कर दो तुम्हारा पीछा करने के लिए। विजय बोला। चलो कोई बात नहीं, एक तरह से अच्छा हुआ कि तुम लोगों को सच पता चल गया। अब मुझे दरवाजे के अंदर जाने के लिए जंगल में नहीं जाना पड़ेगा। आर्यन बोला। आर्यन की बात सुनकर धैर्य बोला, तू पहले बता देता तो हम इतने परेशान नहीं होते और तुम्हें जंगल में जाना नहीं पड़ता। सही बोला तुमने धैर्य, इसने गलती तो की है, इसे सजा मिलेगी। विजय बोला। विजय की बात सुनकर आर्यन घबराते हुआ बोला, कौन सी सजा भाई। मैंने बोला न, मैं मजबूर था इसलिए तुम सबको नहीं बताया, सॉरी यार। विजय और धैर्य छोड़, इसे माफ कर दे। आदर्श बोला। ठीक है, माफ किया। विजय और धैर्य एक साथ बोला। चारों दोस्तों को बात करते करते रात के खाने का समय हो गया था। चारों दोस्त खाना खाने के लिए कैंटीन की ओर निकल पड़े। चारों रास्ते में जा ही रहे थे तभी आर्यन की नजर सामने से आ रही लड़की पर पड़ी। वो लड़की और कोई नहीं, कृतिका थी। कृतिका को देखकर आर्यन खुश हो गया। कृतिका को देखते ही आर्यन बोला, हे कृतिका, कैसी हो। आर्यन को देखकर कृतिका बनावटी मुस्कान के साथ बोली, मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। आजकल तुम एकेडमी में तुम ज्यादा ही फेमस हो गए हो। कृतिका की बात सुनकर आर्यन हंसते हुए बोला, वो तो बस ऐसे ही लोग बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, मैं कुछ खास नहीं हूँ। अच्छा तो तुमने ऐसे ही कुणाल को हरा दिया। कृतिका बोली। वो तो मैं किस्मत वाला था इसलिए बच गया, नहीं तो मैं उस लड़ाई में मर ही जाता। आर्यन बोला। हाँ, कुछ ज्यादा ही किस्मत वाले हो तुम। एक तरफ तुम हो सही सलामत, दूसरी ओर कुणाल, उसके शरीर पर अभी भी चोट के निशान है। कृतिका बोली। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या तुम भी कैंटीन जा रही हो। आर्यन बोला। आर्यन की बात सुनकर कृतिका बोली, ये रास्ता कहाँ जा रहा है। कैंटीन, आर्यन ने जवाब दिया। तो मैं कैंटीन ही जाऊंगी न। कृतिका बोली। चलो साथ में चलते हैं। आर्यन बोला। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, मेरी दोस्त मेरे साथ है, उसके साथ जाऊंगी न कि तुम्हारे साथ। कृतिका गुस्से में बोली। कृतिका और आर्यन बात कर ही रहे थे तभी कृतिका की दोस्त बोली, कृतिका चल, देर हो रही है। अपनी सहेली की बात सुनकर कृतिका जाने लगती है। आर्यन और उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ ही देर में सभी कैंटीन पहुंचकर खाने की लाइन में लग जाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें खाना मिल गया। खाना लेने के बाद आर्यन और उसके दोस्त एक टेबल पर बैठ गए, वही कृतिका और उसकी दोस्त दूसरी टेबल पर, लेकिन आर्यन की नजर कृतिका पर ही थी। ये देखकर विजय, धैर्य और आदर्श मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए विजय बोला, आर्यन कृतिका को देखे से पेट नहीं भरेगा, खाना खा ले। विजय की बात सुनकर आर्यन झेप गया। तुरंत खुद को संभालते हुए बोला, क्या बोल रहे हो तुम सब, देखो मैं खाना खा रहा हूँ। आर्यन को झेपते देख धैर्य बोला, लगता है आर्यन को सच्चा वाला प्यार हो गया है। धैर्य की बात सुनकर आर्यन बोला, चुप करो तुम सब, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, विजय ने जवाब दिया। अपने दोस्तों को मजाक करते देख आर्यन सर झुकाकर खाना खाने लगा। ये देखकर उसके तीनों दोस्त हंसने लगे। कुछ ही देर में उनका खाना खत्म हो गया। खाना खाने के बाद जब आर्यन ने इधर उधर देखा तो कृतिका उसे कहीं नहीं दिखी, वो पहले की जा चुकी थी। आर्यन को इधर उधर देखते देख आदर्श हंसते हुए बोला, भाई लगता है वो चली गई, चलो हम चलते हैं, देर हो रही है। आर्यन टॉपिक बदलते हुए बोला। आर्यन की बात सुनकर तीनों लड़के कैंटीन से निकल पड़े अपने हॉस्टल की ओर। कुछ ही देर रूम में पहुंचकर आर्यन और उसके दोस्त सो गए।
अगली सुबह विजय, धैर्य और आदर्श क्लास जाने के लिए रेडी हो रहे थे, लेकिन आर्यन ऐसे ही बैठा हुआ था। ये देख विजय बोला, आर्यन तुम क्लास नहीं चलोगे? नहीं, तुम सब जाओ, मैं गुरुजी के पास जाऊंगा ध्यान करने के लिए, आर्यन ने जवाब दिया। पर क्यों भाई, हर रोज तो तुम शाम में जाते थे, आदर्श बोला। देखो भाई, एक दिन बाद हमें बीस्ट हंटिंग पर जाना है, इसलिए मैं हंटिंग पर जाने से पहले अपनी शक्तियों को बढ़ा लेना चाहता हूँ ताकि हम सब सुरक्षित रह सके, आर्यन ने जवाब दिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें आने में देर हो गई तो हम क्या करेंगे, धैर्य बोला। तुम लोगों को कुछ नहीं करना, बस रूम में आकर मुझे बुलाना है, कुछ देर में मैं आ जाऊंगा, आर्यन ने धैर्य की बातों का जवाब दिया। चलो ठीक है, हम चलते हैं, विजय बोला। उन सब के जाने के बाद आर्यन आयामी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं और उसके अंदर चला जाता है। आर्यन अंदर जाने के बाद वो सीधे गुरुजी से मिलता है। आर्यन को आया देख गुरुजी बोले, आर्यन तुम यहाँ, वो भी सुबह सुबह? जी गुरुजी, वो एक बात बीस्ट हंटिंग है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उससे पहले मैं और ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊं, आर्यन ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और ध्यान करो, गुरुजी बोले। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन लावे की गुफा की ओर चला जाता है। वहां जाने के बाद आर्यन ध्यान में चला जाता है। दूसरी ओर विजय, धैर्य और आदर्श अपने क्लास में पहुंच जाते हैं। क्लास में पहुंचकर तीनों दोस्त अपने सीट पर बैठ जाते हैं। बैठते ही विजय बोला, है तुम दोनों को क्या लगता है कौन है आर्यन के गुरु? कोई अंदाजा नहीं है भाई कि आर्यन के गुरु कौन है, धैर्य बोला। तभी उनके कानों में एक आवाज सुनाई देता है। अपने कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनकर तीनों दोस्त आवाज की दिशा में देखते हैं। वो तीनों देखते हैं कि वहां कृतिका खड़ी थी। कृतिका बोली थी, हे नमूनों, आज तुम्हारे ग्रुप का एक नमूना दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? कृतिका को अपने सीट के पास देखकर तीनों चौंक जाते हैं, लेकिन तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल होते ही विजय बोला, वो आज नहीं आएगा? क्या तुम्हें कुछ काम था? काम है तो बताओ, मैं उसे बता दूंगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है, कृतिका बोली। आर्यन बीस्ट हंटिंग की तैयारी कर रहा है, वो अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, धैर्य बोला। अच्छा ठीक है, इतना बोलकर कृतिका वहां से चली जाती है। कृतिका के जाने के बाद आदर्श बोला, भाई ये कृतिका आर्यन को क्यों ढूंढ रही थी, कहीं इसे भी तो प्यार नहीं हो गया? आदर्श की बात सुनकर विजय और धैर्य हंसने लगता है। हंसते हुए विजय बोला, सही बोल रहे हो भाई, लगता है आग दोनों ओर लगी है। दूसरी ओर आयामी दुनिया में आर्यन को ध्यान में गए आयामी दुनिया के 2 घंटे बीत गए थे। आर्यन के शरीर में गर्म ऊर्जा समाये जा रही थी। वो ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में थी। आर्यन के दिल से भी एक दिव्य रोशनी निकल रही थी। उस दिव्य रोशनी ने पूरे गुफा को रोशन कर दिया था। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई सिद्ध पुरुष ध्यान में बैठकर तपस्या कर रहा है। आर्यन के चेहरे पर अलग सा तेज था। ऐसा लग रहा था कि गुफा में एक दूसरा सूरज निकल आया हो। क्या आर्यन अपनी शक्ति बढ़ा पाएगा? और कृतिका क्यों आर्यन को ढूंढ रही थी, कहीं सच में उसे भी तो प्यार नहीं हो गया? एपिसोड 23। आर्यन को ध्यान में गए एक दिन बीत गए थे। बाहरी दुनिया में आर्यन के दोस्त परेशान थे क्योंकि आर्यन अभी भी ध्यान में था। आर्यन ध्यान में था तभी उसके शरीर से निकलने वाली रोशनी में और चमक आ गई। ये महसूस करके आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आर्यन के इस मुस्कान वजह ये था कि आर्यन दैवीय दिल के पहले स्तर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया था। आर्यन ये महसूस कर ही रहा था, तभी आर्यन को कुछ और महसूस हुआ। आर्यन ने महसूस किया कि उसके सोल वर्ल्ड में कुछ हलचल हो रही है। आर्यन ने देखा कि उसके सोल वर्ल्ड में कुछ है। उस चीज को देखकर आर्यन खुश हो गया। वो चीज एक रस्सी थी, एक दैवीय रस्सी। आर्यन ने अपने दिमाग में दैवीय रस्सी की जानकारी ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में आर्यन को उस रस्सी के बारे में जानकारी मिल गई। वो एक दैवीय रस्सी थी। इस रस्सी की सहायता से आर्यन 100 टन का वजन उठा सकता था। इस रस्सी को कोई तोड़ भी नहीं सकता था। इस रस्सी को एक पाश के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। आर्यन खुश हो ही रहा था तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज विजय की थी। विजय आर्यन को बुला रहा था। विजय की आवाज सुनकर आर्यन समझ गया कि बीस्ट हंटिंग का दिन आ गया है। ये समझते ही आर्यन ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। आर्यन की आंखों में एक तेज चमक थी, लेकिन वो चमक तुरंत शांत हो गई और आर्यन की आंख सामान्य हो गई। गुफा से निकलकर आर्यन गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी के पास पहुंचकर आर्यन ने सब कुछ बताया। आर्यन की बात सुनकर गुरुजी खुश हो गए। गुरुजी खुश होते हुए बोले, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास सबसे शक्तिशाली दैवीय दिल है।
तुम बहुत किस्मत वाले हो आर्यन की तुम्हें रैंक 4 का दैवीय दिल मिला है। जी गुरुजी ये तो है, आर्यन ने जवाब दिया। कुछ देर चुप रहकर आर्यन फिर बोला, गुरुजी अब मैं चलता हूँ, बीस्ट हंटिंग का दिन आ गया है। हाँ जाओ, लेकिन संभल के रहना, गुरुजी बोले। गुरुजी से अनुमति लेकर आर्यन आयामी दुनिया से निकलकर अपने रूम में पहुंच गया। जैसे ही आर्यन रूम में पहुंचा उसने देखा दोस्त उसे एकटक देखे जा रहे हैं। खुद को ऐसे देखते हुए देखकर आर्यन बोला, तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो, कभी मुझे देखा नहीं है क्या? आर्यन की बात सुनकर विजय बोला, नहीं भाई हम तुम्हें नहीं देख रहे हैं, हम तो उस दरवाजे को देखकर आश्चर्य में हैं, पहले कभी ऐसा नहीं देखा है हमने। फिर धैर्य बोला, आर्यन ये दरवाजा तुम्हें तुम्हारे गुरुजी ने दिया है क्या? आखिर वो किस स्तर के योद्धा है? अपने दोस्तों की बात सुनकर आर्यन अपने पीछे देखा तो दरवाजा अभी भी खुला हुआ था। आर्यन ने तुरंत दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद आर्यन बोला, हाँ ये मुझे मेरे गुरुजी ने दिया है, मेरे गुरुजी ब्रह्मांड मंडल के 8वें स्तर के योद्धा है। आर्यन की बात सुनकर तीनों लड़के अपना होश खो बैठे, क्योंकि इस दुनिया में ब्रह्मांड मंडल का योद्धा मिलना बहुत दुर्लभ था। अपने दोस्तों को होश खोते देखकर आर्यन उन सभी को होश में लाता है। होश में आते ही आदर्श बोला, भाई तू सच बोल रहा है? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। कुछ देर चुप रहकर आर्यन बोला, अच्छा ये बताओ बीस्ट हंटिंग में कितना समय बाकी है? आर्यन की बात सुनकर धैर्य ने जवाब दिया, 1 घंटे में हमें एकेडमी के हॉल में इकट्ठा होना है। ठीक है मैं रेडी होकर आता हूँ, आर्यन बोला। इतना बोलकर आर्यन बाथरूम में चला गया। लगभग 10 मिनट में आर्यन बाहर आ गया। बाहर आने के बाद आर्यन ने कपड़े चेंज किए और रेडी हो गया। आर्यन रेडी होने के बाद चारों दोस्त अपने कमरे से निकल गए। चारों दोस्त हॉल की ओर जा ही रहे थे, तभी आदर्श बोला, आर्यन तुम्हें कृतिका ढूंढ रही थी। आदर्श की बात सुनकर आर्यन खुश होते हुए बोला, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या बोल रही थी वो? कुछ खास नहीं, बस पूछ रही थी कि तुमने कल वाली क्लास क्यों नहीं ली, विजय बोल पड़ा। ये जानकर कि कृतिका उसे ढूंढ रही थी, आर्यन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। थोड़ी देर में चारों हॉल में पहुंच गए। हॉल में पहुंचते ही आर्यन कृतिका को ढूंढने लगा। कुछ दूरी पर उसे कृतिका दिख गई, जो अपने दोस्तों से बात कर रही थी। आर्यन कृतिका के पास जाने ही वाला था, तभी आर्यन के क्लास टीचर उदय सर वहां आ गए। उन्होंने फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा किया। वहां पर उदय सर थे, इसलिए आर्यन कृतिका से बात नहीं कर पाया। तभी सबको प्रोफेसर माया की आवाज सुनाई दी। वो बोली, स्टूडेंट्स आज बीस्ट हंटिंग का दिन है। इस बीस्ट हंटिंग के लिए हम पृथ्वी से बाहर के ग्रह पर जाएंगे। पुराने स्टूडेंट्स तो ये जानते थे, लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। आर्यन बोला, उदय सर हम दूसरे ग्रह पर कैसे जाएंगे? आर्यन की बात सुनकर उदय सर बोले, पहले प्रोफेसर माया की बात सुनो, फिर बाद में बात करेंगे। प्रोफेसर माया बोल रही थी, तो सभी स्टूडेंट्स सभी 10-10 के ग्रुप में डिवाइड हो जाओ। प्रोफेसर माया की बात सुनकर सभी सीनियर स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप के साथ खड़े होने लगे। कोई भी आर्यन और उसके ग्रुप की ओर नहीं देख रहा था। सबको लग रहा था कि इनको अपने ग्रुप में रखना फायदेमंद नहीं है। कुछ ग्रुप आर्यन को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते थे, लेकिन आर्यन अपने दोस्तों छोड़कर ही गया। ये सब देखकर एक स्टूडेंट बोला, जिसका नाम समीर था, उदय सर क्या हम सब किसी भी ग्रुप में नहीं जाएंगे? समीर की बात सुनकर उदय सर बोले, लगता है तुम सबको अपने इसी ग्रुप के साथ जाना होगा, सब तुम सबको कमजोर समझ रहे हैं। उदय सर की बात सुनकर आर्यन बोला, क्या हर साल ऐसा ही होता है सर? नहीं, हर साल 1 या 2 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भाग लेते थे, लेकिन इस बार 10 है। 1-2 को मैनेज किया जा सकता है, 10 को नहीं, उदय सर बोले। थोड़ी देर चुप रहकर उदय सर फिर बोले, तुम सब इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर उदय सर प्रोफेसर माया के पास गए और उनके कान में कुछ कहा। उदय की बात सुनकर प्रोफेसर माया आर्यन के ग्रुप की ओर देखी और फिर उदय सर को देखकर सिर हिलाए। उदय सर के जाने के बाद प्रोफेसर माया बोली, क्या कोई बचा है जिसे किसी ग्रुप में चुना नहीं गया है? प्रोफेसर माया की बात सुनकर 2 लड़के सामने आए। उनके नाम थे राजेश और कृष्णा। उन दोनों के सामने आते ही प्रोफेसर माया बोली, तुम दोनों जूनियर स्टूडेंट्स के ग्रुप में शामिल हो जाओ। प्रोफेसर माया की बात सुनकर दोनों लड़के आर्यन के ग्रुप की ओर देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि ज्यादातर स्टूडेंट भूमंडल के योद्धा थे, ये देखकर दोनों लड़के अंदर ही अंदर दुखी हो गए, लेकिन उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों लड़के आर्यन के ग्रुप में आकर खड़े हो गए। उसके बाद माया मैम फिर बोलना शुरू किया, अब हम सब टेलीपोर्टेशन डिवाइस की ओर जाएंगे।
इतना बोलकर माया मैम वहां से निकल गई टेलीपोर्टेशन डिवाइस की ओर। सभी स्टूडेंट्स उनके पीछे पीछे जाने लगे, उनके कुछ प्रोफेसर भी थे। कुछ ही देर में सभी टेलीपोर्टेशन डिवाइस के पास पहुंच गए। जब माया मैम ने देखा कि सभी आ गए हैं तो माया मैम बोली, सबसे पहले प्रोफेसर जाएंगे। प्रोफेसर माया की बात सुनकर कुछ प्रोफेसर सामने आए और टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अंदर चले गए। अंदर जाने के कुछ सेकंड बाद ही सभी प्रोफेसर वहां से गायब हो गए। सभी प्रोफेसर के जाने के बाद प्रोफेसर माया बोली, अब एक एक करके सभी ग्रुप आओ और इस टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अंदर जाओ। प्रोफेसर माया की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स बारी बारी से आने लगे और टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अंदर जाने लगे और कुछ सेकंड में गायब हो जा रहे थे। अब बारी थी अंतिम ग्रुप की। ये ग्रुप था आर्यन का ग्रुप। जैसे ही आर्यन और उसके ग्रुप के स्टूडेंट्स अंदर गए और तुरंत गायब हो गए। अगले कुछ सेकंड में आर्यन एक अनजान जगह पर था। आर्यन चारों ओर देख रहा था। ये जगह पृथ्वी से बिल्कुल अलग था, यहाँ बहुत ज्यादा हरियाली थी। आर्यन चारों ओर देख ही रहा था, तभी उसे किसी ने बुलाया। वो और कोई नहीं उदय सर थे। उदय सर बोले, तुम सब इधर आ जाओ। जब आर्यन ने आवाज वाली दिशा की ओर देखा तो उसे दिखा कि सभी स्टूडेंट्स वहां खड़े हुए थे। उनके सामने एक शेल्टर था। पूरे एक हफ्ते सभी स्टूडेंट्स को यही रहना था। ये बीस्ट हंटिंग ट्रिप पूरे एक हफ्ते का था। आर्यन इस ट्रिप के लिए काफी उत्साहित था। आज तक वो किसी हंटिंग ट्रिप पर नहीं गया था। प्रोफेसर माया भी वहां आ चुकी थी। वो बोली, स्टूडेंट्स अब पूरे एक हफ्ते हम यही रहेंगे। अब जाओ, अब अपने अपने रहने की जगह देख लो और 2 घंटे बाद हमें यही मिलना, हम हंटिंग पर जाएंगे। प्रोफेसर माया की बात सुनकर सभी शेल्टर के अंदर चले गए। वहां पर सभी ग्रुप के स्टूडेंट्स के रुकने के लिए अलग अलग इंतजाम किए गए थे। आर्यन और उसके ग्रुप ने भी रुकने की जगह देख ली। सभी स्टूडेंट्स ने अपना सामान रखा और फ्रेश होने चले गए। 2 घंटे बाद सभी स्टूडेंट्स उसी जगह पर आ चुके थे। जब सभी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर उस जगह पर आ गए तब प्रोफेसर माया ने बोलना शुरू किया, सभी ग्रुप के साथ एक एक प्रोफेसर जाएंगे मार्गदर्शन और खतरे से बचाने के लिए। आर्यन और उसके ग्रुप के साथ उदय सर थे। आर्यन के ग्रुप में 4 जल मंडल के योद्धा थे। वो थे आर्यन, राजेश, कृष्णा और कृतिका। कृतिका पिछले महीने ही जल मंडल में प्रवेश की थी और वो दोनों सीनियर आर्यन के बराबर स्तर पर थे। पूरे हंटिंग ग्रुप में आर्यन का ग्रुप सबसे कमजोर था। इसी कारण प्रोफेसर माया परेशान थी। वो ग्रुप के पास आई और बोली, तुम सब सबसे कमजोर ग्रुप में हो, इसलिए ज्यादा खतरा मत लेना। सबसे बात करने के बाद प्रोफेसर माया सबको एक डिवाइस देती है और बोली, जब भी खतरा हो जिसे तुम लोग संभाल नहीं पाओ तो इस डिवाइस का रेड बटन दबा देना, कोई न कोई हेल्प के लिए पहुंच जाएगा। अब तुम सब जाओ। प्रोफेसर माया की बात सुनने के बाद सभी ग्रुप जंगल की ओर निकल पड़े। आर्यन और उसका ग्रुप भी उदय सर की गाइडेंस में अलग दिशा में निकल पड़े। लगभग 2 चलने के बाद भी आर्यन और उसके ग्रुप को कोई बीस्ट नहीं मिला। वो सब ऐसे ही चले जा रहे थे। बीस्ट को न मिलता देख आर्यन बोला, सर हमें एक भी बीस्ट नहीं मिल रहा है, क्या हम गलत दिशा में आ गए हैं? आर्यन की बात सुनकर उदय सर बोले, हम इस दिशा में इस आए हैं क्योंकि इस दिशा में रैंक 2 तक के बीस्ट रहते हैं। चलते रहो, बीस्ट मिलेगा जरूर। सभी 100 मीटर और चले ही थे तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देता है। उदय बोले, मिल गया बीस्ट। सब आवाज वाली दिशा की ओर चलो। आवाज की दिशा में कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक रैंक 2 का बीस्ट था। उदय सर बोले, जाओ तुम सब इस बीस्ट को मारो और इसका तिलिस्मी पत्थर निकल लाओ। उदय सर की बात सुनकर धैर्य बोला, सर आप नहीं जाएंगे, ये तुम सबका बीस्ट हंटिंग है, मैं सिर्फ मुश्किल में साथ दूंगा, अब जाओ। उदय सर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स के अपने अपने हथियार निकाल लिए और चल दिए उस बीस्ट की ओर। वे सभी बीस्ट से 10 मीटर की दूरी पर ही थे कि उस बीस्ट को पता चल गया कि कोई उसकी ओर आ रहा है। ये महसूस कर बीस्ट ग्रुप की देखा और गुर्राया। बीस्ट को गुर्राते देख आर्यन को छोड़कर सभी डर गए, लेकिन तुरंत सभी ने हिम्मत बांधी और बाद चले बीस्ट की ओर। बीस्ट भी उन सभी को देख रहा था। जिनके पास तीर धनुष था वो पीछे रह गए, जैसे कृष्णा और राम्या आर्यन के ही क्लास की थी। बाकी सभी बीस्ट पर करीब से हमला करने के लिए आगे चले गए। क्या आर्यन का ग्रुप उस बीस्ट को मार पाएगा? एपिसोड 24। बीस्ट के करीब जाकर सभी देखते हैं कि बीस्ट बहुत अजीब था। आज पहली बार सबने दूसरे ग्रह के बीस्ट को देखा था। उस बीस्ट का मुंह शेर जैसा था लेकिन पूंछ मगरमच्छ जैसा। उसकी बीस्ट की आवाज भी बहुत अजीब था। उस बीस्ट को देखकर धैर्य बोला, आर्यन ये कैसा बीस्ट है?
जिसका मुंह शेर जैसा है और पुछ मगरमच्छ जैसा। आखिर ये शेर है या मगरमच्छ? ये क्या है हमें नहीं जानना, बस इसे मरना है और तिलिस्मी पत्थर निकलना है, आर्यन ने जवाब दिया। ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स बात कर ही रहे थे, तभी उस बीस्ट ने अपना मुंह खोला जिसमें से एक ऊर्जा निकली और वो ऊर्जा धैर्य की ओर जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि उस बीस्ट ने जान लिया है कि धैर्य ही इन सब में सबसे ज्यादा कमजोर है, इसलिए उसने सबसे पहले धैर्य पर हमला किया। वो हमला धैर्य के लिए बहुत शक्तिशाली थी। धैर्य डर से वही जम गया। जब आर्यन ने देखा कि धैर्य हिल नहीं रहा है तो आर्यन जोर से चिल्लाते हुए बोला, धैर्य बचो। धैर्य को बचने के लिए बोलते हुए आर्यन धैर्य की ओर भागा और कुछ ही सेकंड में आर्यन धैर्य के सामने खड़ा था। धैर्य के पास पहुंचते ही आर्यन ने अपनी तलवार निकली और उस बीस्ट की ऊर्जा पर हमला कर लिया, जिससे एक छोटा धमाका हुआ और वो ऊर्जा नष्ट हो गई। बीस्ट को आक्रामक होते देख आर्यन बोला, सभी के साथ हमला करो इस बीस्ट पर। आर्यन की बात सुनकर सभी ने उस बीस्ट पर हमला कर दिया, जिससे उस बीस्ट को बहुत दर्द हुआ, लेकिन वो मरा नहीं। उस बीस्ट ने अपनी पूंछ से हमला किया। वो पूंछ शक्तिशाली था, उस पूंछ से भयानक ऊर्जा निकल रही थी। जैसे ही उस बीस्ट ने अपने पूंछ से हमला किया, दो स्टूडेंट दूर जा गिरे, लेकिन वो ज्यादा घायल नहीं हुए। तभी वहां उदय सर आ गए। उदय सर बोले, स्टूडेंट्स, ये बीस्ट रैंक 3 का बीस्ट बनने वाला है, इसलिए ये बीस्ट रैंक 2 के सभी बीस्ट में सबसे खतरनाक है, संभल कर हमला करो। उदय सर की बात सुनकर सभी डर गए, लेकिन तुरंत अपने डर पर काबू किया। तब तक भी दोनों स्टूडेंट्स भी उठ खड़े हुए जिन पर हमला हुआ था। आगे बढ़ते हुए आर्यन, धनुष वाले दूर से अपनी पूरी ताकत से हमला करो और तलवार वाले थोड़ा नजदीक जाकर पूरी ताकत से हमला करो। आर्यन की बात सुनकर सभी एक साथ हमला करने लगे। उन सभी के मिले जुले हमले से वो बीस्ट घायल होने लगा, जिससे वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। बीस्ट ने अपने हमले करने की रफ्तार को बढ़ा दिया, जिससे कई स्टूडेंट्स घायल हो गए। तभी आर्यन की नजर कृतिका पर पड़ी। कृतिका बीस्ट के समीप पहुंच चुकी थी। ये देखकर आर्यन घबरा गया। वो अभी कुछ बोलने ही वाला था कि आर्यन ने देखा कि बीस्ट की पूंछ कृतिका की ओर बढ़ रही थी, लेकिन कृतिका का ध्यान बीस्ट पर उसके पूंछ पर नहीं था। कृतिका लगातार बीस्ट पर हमले किए जा रही थी, उसका बीस्ट के हमले पर ध्यान नहीं था। बीस्ट उसके हमले से परेशान हो गया था और घायल भी। बीस्ट के हमले को देखकर आर्यन कुछ सोचने लगा। उसके पास कृतिका के पास जाने का समय नहीं था। तभी उसे ख्याल आया अपने दैवीय रस्सी का। दैवीय रस्सी का ख्याल आते ही आर्यन के चेहरे पर चमक आ गई। आर्यन रस्सी के बारे में सोच ही रहा था, तब तक कृतिका ने उस हमले को देख लिया, लेकिन उसके पास बचने का समय नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कमर में कुछ लिपट रहा है। कृतिका उस चीज को देखती, तब तक कृतिका उड़ते हुए बीस्ट के हमले से दूर आ गई थी। दूर आते ही जब कृतिका ने देखा कि उसके कमर में एक सुनहरी रस्सी है, तो उसने देखने की कोशिश की आखिर ये रस्सी कहां से आई। तब उसने देखा कि उस रस्सी का दूसरा हिस्सा आर्यन के हाथ था। कृतिका समझ गई कि उसे आर्यन ने बचाया है। कृतिका मुस्कुराई। जवाब में आर्यन ने भी मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते हुए आर्यन ने चुटकी बजाई, जिससे वो रस्सी गायब हो गई। सभी स्टूडेंट्स और उदय सर आर्यन की उस रस्सी को देख आश्चर्य में पड़ गए थे, लेकिन बीस्ट की एक आवाज ने उन सबको होश में ला दिया। बीस्ट को खतरनाक होते देख आर्यन मन ही मन सोचा, अब इसे मुझे ही संभालना होगा। इतना सोचकर आर्यन ने अपनी रस्सी निकली और उस रस्सी के एक सिरे को बीस्ट के पैर की ओर फेंक दिया। रस्सी का वो सिरा बीस्ट के पैर में लिपटने लगा। उस रस्सी के बीस्ट के चारों पैरों को जकड़ लिया था, जिससे वो बीस्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था। दैवीय रस्सी उस बीस्ट के पैरों को एक पाश की तरह बांध रखा था, जिसके कारण वो आजाद नहीं हो पा रहा था। बीस्ट जितना ताकत लगाता वो उतना ही घायल होता। बीस्ट को रस्सी से जकड़ने के बाद आर्यन बोला, सब हमला करो एक साथ। आर्यन की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स एक साथ हमला करने लगे। दूसरी ओर बीस्ट दैवीय रस्सी से परेशान था। तभी आर्यन ने अपना धनुष निकल लिया और एक तीर का संधान किया। वो तीर बहुत शक्तिशाली लग रहा था। उस तीर से भयानक ऊर्जा निकल रही थी। आर्यन ने उस तीर को बीस्ट के सिर की ओर चला दिया। बीस्ट का ध्यान उस रस्सी और बाकी स्टूडेंट्स पर था। उसका ध्यान आर्यन के तीर पर गया ही नहीं। इसी का फायदा उठाया आर्यन ने और कुछ ही सेकंड में कई तीर चला दिए बीस्ट की ओर। कुछ ही सेकंड में आर्यन के सारे तीर बीस्ट के सिर को चीरते हुए उसके दिमाग में घुस गया। तीर के घुसते ही बीस्ट ने एक तेज आवाज निकली। ऐसा लग रहा था आर्यन के इस हमले ने उसे बहुत ज्यादा घायल कर दिया है। आर्यन के हमले से बीस्ट कमजोर पड़ने लगा। ये देखकर कि बीस्ट कमजोर पड़ रहा है,
सीनियर स्टूडेंट राजेश ने एक छलांग लगाई और अपने तलवार से उस बीस्ट का सर काट दिया। सर कटते ही बीस्ट की ऊर्जा शक्ति उसके शरीर के निकलने लगी। ये देखकर आर्यन देख लिया। सबसे छुपते हुए आर्यन ने अपना हाथ आगे किया, जिससे एक ऊर्जा शक्ति निकली और बीस्ट की ऊर्जा को अपनी ओर खींचने लगी। कुछ ही सेकंड में बीस्ट की ऊर्जा आर्यन के शरीर में समाहित हो गई। आर्यन के शरीर जैसे ही बीस्ट की ऊर्जा समाहित हुई, आर्यन का शरीर कांप उठा लेकिन तुरंत शांत भी हो गया। आर्यन की परिष्कृत शक्ति काम पर लग गई थी। आर्यन वही आंख बंद करके बैठ गया। दूसरी ओर उदय सर के गाइडेंस में सभी स्टूडेंट्स बीस्ट का तिलिस्मी पत्थर निकालने लगे। 5 मिनट मेहनत करने के बाद उन्हें एक अंडे के आकार का पत्थर मिलता है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। खुश होते हुए विजय बोला, उदय सर इस पत्थर के बारे में कुछ बताइए। विजय की बात सुनकर उदय सर बोले, देखो जैसे हम इंसानों में अंदरूनी ऊर्जा शक्ति होती है, वैसी ही ऊर्जा शक्ति इन बीस्ट में होती है, लेकिन हमला करने के लिए हम मंत्रों की सहायता लेते हैं। ये बीस्ट इस तिलिस्मी पत्थर की सहायता लेते हैं। इस पत्थर में इस बीस्ट की प्रहारक शक्ति होती है। ये इनमें जन्म से होता है, धीरे धीरे इनका रैंक बढ़ता है। उदय सर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स को तिलिस्मी पत्थर के बारे में जानकारी मिल गई। तभी धैर्य की नजर आर्यन पर गई। धैर्य बोला, ये आर्यन क्या कर रहा है। धैर्य की बात सुनकर सभी की नजर आर्यन पर गई। सबने देखा कि आर्यन ध्यान कर रहा है। आर्यन को ध्यान में देखकर कृतिका बोली, ये लड़का भी कमाल का है। लड़ाई खत्म होते ही ध्यान अब समझी ये इतना शक्तिशाली कैसे है। विजय और आदर्श भी आर्यन को देखे जा रहे थे। सबको आर्यन को ऐसे देखकर उदय सर बोले, आर्यन अपनी खोई शक्ति वापस पाने की कोशिश कर रहा है। उदय सर बोल ही रहे थे तभी आर्यन ने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही आर्यन ने देखा सब उसे देख रहे तो वो मुस्कुराया और खड़ा हो गया। विजय बोला, भाई अब हमें समझ आया कि तू इतना शक्तिशाली कैसे है। विजय की बात सुनकर सभी हंसने लगे। सबको हंसते देख उदय सर बोले, आर्यन हम तुम्हारे उस रस्सी को खोल नहीं पाए, तुम खोल लो। उदय सर की बात सुनकर आर्यन ने बीस्ट की ओर देखा और अपने हाथ को हिलाया, जिससे एक रोशनी निकली। उसी वक्त वो रस्सी चमकने लगा और बीस्ट के पैरों के खुलकर आर्यन के हाथों में आ गया। जैसे ही रस्सी हाथों में आया, आर्यन ने चुटकी बजाई, तभी जादुई रूप से वो रस्सी गायब हो गई। उदय सर आर्यन की रस्सी को देखकर बोले, आर्यन ये कैसी रस्सी है, कहाँ से मिली तुम्हें। ये रस्सी मुझे अपने गुरु के कारण मिली है, आर्यन ने जवाब दिया। तुम्हारे गुरु कौन है, वो उदय सर ने पूछा। नहीं बता सकता सर, गुरुजी का आदेश है जब तक मैं न कहो मेरा नाम किसी को मत बताना, आर्यन बोला। क्यों, ऐसा क्यों बोला है तुम्हारे गुरु ने, उदय सर बोले। ये मुझे मालूम नहीं है, आर्यन बोला। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ढूंढते हैं कोई और बीस्ट, उदय सर बात बदलते हुए बोले। उदय सर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स वहां से आगे बढ़ गए। वहीं दूसरी ओर बाकी ग्रुप के स्टूडेंट्स ने कई बीस्ट को मार चुके थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स घायल भी हुए, लेकिन किसी को अभी तक रैंक 3 से ऊपर का कोई बीस्ट नहीं मिला था। आगे बढ़ते वक्त आर्यन के ग्रुप को कई रैंक 1 और 2 के बीस्ट मिले, जिन्हें उन सब ने आसानी से हरा दिया। वे सभी बीस्ट पहले वाले बीस्ट से कमजोर थे। सभी बहुत खुश थे क्योंकि उनके ग्रुप में कोई ज्यादा घायल नहीं हुआ था। सभी आगे बढ़ ही रहे थे तभी सभी के कानों में पेड़ टूटने की आवाज सुनाई दी। सभी आवाज की ओर देख ही रहे थे तभी आसपास की जमीन हिलने लगी। सभी स्टूडेंट्स उदय सर की ओर देखने लगे, जैसे उनसे पूछ रहे हो कि सर ये क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स की नजरों को समझकर उदय सर बोले, लगता है कोई शक्तिशाली बीस्ट हमारी ओर आ रहा है। उदय सर की बात सुनकर एक स्टूडेंट बोला, कितना शक्तिशाली सर। रैंक 4 के बराबर या उससे अधिक शक्तिशाली, उदय सर ने जवाब दिया। उदय सर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स डर गए और आवाज की दिशा में देखने लगे। सभी स्टूडेंट्स के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उदय सर की ओर देखते हुए आर्यन बोला, सर हमें क्या करना चाहिए। हमें दूसरी ओर चलना चाहिए, इस दिशा में खतरा है, उदय सर ने जवाब दिया। उदय सर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स दूसरी दिशा की ओर मुड़ गए। वो सब थोड़ी दूर गए ही थे कि उन्हें कुछ महसूस हुआ। कुछ महसूस कर जब उन सब ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें दिखा कि एक विशालकाय बंदर जैसा बीस्ट दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रही थी। उस बीस्ट के दौड़ने से उस जगह का पूरा जमीन हिल रहा था। उस बीस्ट को देखते ही उदय सर जोर से चिल्लाते हुए बोले, भागो जल्दी, नहीं तो सब मारे जाएंगे। उदय सर को भागने के लिए बोलते देख सभी स्टूडेंट्स तेजी में भागने लगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी।
उस बीस्ट एक छलांग लगाई और उन सब एकदम समीप पहुंच गया। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स डर गए। जब सब पीछे मुड़े ये देखने के लिए कि बीस्ट कितना दूर है, तब सबने देखा कि बीस्ट धैर्य के नजदीक पहुंच गया। धैर्य सबसे पीछे था क्योंकि वो सबसे कमजोर था। सभी देख ही रहे थे कि बीस्ट एक शक्तिशाली हमला धैर्य पर कर दिया। वो हमला धैर्य को लगने ही वाला था कि आर्यन ने अपनी रस्सी बुलाई और उसे धैर्य की ओर फेंक दिया। उस रस्सी ने धैर्य को जकड़ लिया। जैसे ही रस्सी ने जकड़ा, आर्यन ने पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींच लिया। धैर्य उड़ते हुए आर्यन के पास पहुंच गया। क्या आर्यन का ग्रुप इस शक्तिशाली बीस्ट का सामना कर पाएंगे या सब के सब मारे जाएंगे? एपिसोड 25। धैर्य जैसे ही सबके पास पहुंचा, सभी को धैर्य की चीख सुनाई दी। आर्यन ने धैर्य को पलटकर देखा तो उसे दिखा कि बीस्ट के हमले से धैर्य घायल हो गया है। जैसे ही दोनों भागने के लिए उठे, आर्यन ने देखा कि बीस्ट उनके सामने खड़ा था। कुछ स्टूडेंट्स दूर खड़े थे। उदय सर आर्यन के पास ही खड़े थे। वो बीस्ट को देख रहे थे। आर्यन बीस्ट की ओर देखते हुए बोला, सर आप डेंजर अलार्म बजा दीजिए और धैर्य तुम जाओ, सबके साथ खड़े हो जाओ। आर्यन की बात सुनकर धैर्य पीछे चला गया। वो भी समझता था कि अगर वो यहाँ रुका तो सबके लिए खतरनाक होगा। जब बीस्ट ने देखा कि धैर्य वहां से जा रहा है तो वो गुर्राया, जैसे बोल रहा हो वही रुक जाओ। धैर्य दौड़ते हुए दूर चला गया। तब तक उदय सर डेंजर अलार्म दबा दिया। उतने ही देर में कृतिका, राजेश और कृष्णा वहां आ गए। वो सब भी बीस्ट की आंखों में देख रहे थे। बीस्ट गुर्राया, अपने हाथ से एक शक्तिशाली हमला कर दिया। उस बीस्ट का हाथ तेज रोशनी से चमक रही थी। उस हमले के सामने आर्यन खड़ा था। ये देखकर सब परेशान हो गए, लेकिन आर्यन परेशान नहीं था। आर्यन ने अपनी अंदरूनी ऊर्जा शक्ति से एक शील्ड बनाया और उसे बीस्ट के हमले के सामने कर दिया। जैसे ही बीस्ट और आर्यन का हमला टकराया, एक विस्फोट हुआ और आर्यन दूर जा गिरा, लेकिन बीस्ट भी 2 कदम पीछे हट गया। आर्यन को गिरते देख सभी आर्यन के पास गए। उन्हें दिखा कि आर्यन को ज्यादा चोट लगी, थोड़ी बहुत चोट लगी थी, वो भी सभी के खुद ठीक हो गया। ये देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। उठते ही आर्यन उस बीस्ट को देखा और अपने धनुष को निकाला और एक तीर का संधान किया और उसमें तीर में गज शक्ति में समाहित कर दिया। दूसरी ओर उस बीस्ट ने भी एक भयानक शक्ति अपने हाथों प्रकट कर ली थी। वो शक्ति ऊर्जा से बना एक पत्थर था। उस पत्थर में सबको एक भयानक शक्ति महसूस हो रही थी। सभी स्टूडेंट्स और उदय सर चिंतित थे। उन्होंने भी एक धनुष निकाल लिया और एक तीर का संधान कर लिया। आर्यन और उदय सर हमले की तैयारी करते देख बीस्ट गुर्राया और उस पत्थर को आर्यन की ओर फेंक दिया। जब आर्यन ने देखा कि बीस्ट ने हमला कर दिया है तो उसने भी अपना तीर छोड़ दिया। उसी वक्त उदय सर ने भी अपना तीर छोड़ दिया। कुछ ही सेकंड मर तीनों शक्तियां टकरा गई और एक भयानक धमाका हुआ और उन शक्तियों की भयानक ऊर्जा आसपास फैल गई। उस शक्ति के प्रभाव से आर्यन 60 कदम और उसके साथी स्टूडेंट 100 कदम पीछे जा गिरे। वही उदय सर 20 कदम दूर गिरे और इस बीस्ट भी दूर जा गिरा, लगभग 10 कदम। बीस्ट उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर बड़ा होने के कारण वो उठ नहीं पा रहा था। ये देखकर आर्यन बोला, सर हमारे पास अभी ही मौका है इस बीस्ट को मारने का। आर्यन की बात सुनकर उदय सर बोले, सही बोल रहा हो, हमें अभी हमला करना चाहिए। सभी शक्तिशाली स्टूडेंट्स पिछले हमले से घायल हो गए थे, इसलिए सहायता के लिए उदय सर ने पीछे खड़े स्टूडेंट्स को बुलाया। उदय सर के बुलाने पर वो सभी बीस्ट से कुछ दूरी पर रुक गए। बीस्ट अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर उदय सर बोले, देखो तुम सब, ये बीस्ट अभी भी गिरा हुआ है। अगर हम सब ने मिलकर इस पर हमला किया तो इसे मार सकते हैं। चलो हमला करो। उदय सर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स हमले करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो सभी सतर्क थे क्योंकि वो गिरा हुआ था लेकिन जिंदा था। सभी स्टूडेंट्स ने अपना अपना मंत्र पढ़ा और उस बीस्ट पर दूर से हमला करने लगे, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि बीस्ट के पास जाकर हमला कर सके। आर्यन ने भी अपना एक तीर निकाला और हमला कर दिया, लेकिन उस बीस्ट पर किसी हमले का असर नहीं हो रहा था। वो बीस्ट गिरे हुए ही सबकी शक्तियों को नष्ट कर रहा था। आर्यन उदय सर के पास गया और बोला, सर एक बीस्ट पर किसी शक्ति का असर ही नहीं हो रहा है। ये सोच समझकर हमारी शक्तियों को नष्ट कर रहा है। लगता है इसके पास इंसानों की दिमाग है। सही बोल रहे हो आर्यन, ये बीस्ट जब रैंक 4 तक पहुंच जाते हैं तो इनके पास जो तिलिस्मी पत्थर वो इन्हें सोचने समझने की शक्ति दे देता है, और ये तो एक बंदर है जिसके पास सोचने की शक्ति हम इंसानों की तरह जन्म से होती है। उदय सर ने जवाब दिया। तो इसे कैसे मारे सर? आर्यन ने पूछा। इस पर किसी घातक शक्ति से हमला करना होगा, उदय सर बोले।
घातक शक्ति सुनो सब अपनी अपनी सबसे घातक शक्ति का प्रयोग करो, आर्यन तेज आवाज में बोला। सब ने अपनी अपनी घातक शक्ति निकाल ली। उदय सर ने भी एक त्रिशूल के आकार की शक्ति प्रकट की। वो शक्ति एक तीर की तरह था लेकिन देखने में त्रिशूल था। आर्यन ने भी अपने तीर में समुद्र और पहाड़ काट शक्ति को समाहित कर लिया। उधर बीस्ट भी सबके हमलों के बीच खड़ा हो गया और अपना एक शक्तिशाली हमले के लिए तैयार हो गया। सभी ने देखा कि बीस्ट हमला करने वाला है तो उससे पहले सभी स्टूडेंट्स और उदय सर ने एक साथ हमला कर दिया। सबके हमले को देखकर बीस्ट ने भी हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में सभी हमले बीस्ट के हमले से टकरा गया, जिससे एक भयानक विस्फोट हुआ। ऐसा विस्फोट कि उस जगह की पूरी जमीन कांप उठी। सभी स्टूडेंट्स के साथ उदय सर भी दूर जा गिरे। चारों तरफ धूल फैल गई। जब धूल हटी तो दिखा कि सभी स्टूडेंट्स बुरी तरह घायल था। उदय सर भी घायल हो गए थे लेकिन उनकी हालत स्टूडेंट्स से बेहतर थी। लेकिन सबसे बेहतर स्थिति में आर्यन था, क्योंकि आर्यन पास हीलिंग पावर थी जो आर्यन के घाव को हिल कर रही थी। जैसे तैसे उठकर उन सब ने बीस्ट की ओर देखा। बीस्ट की हालत उन सब से ज्यादा खराब था, क्योंकि हमले का विस्फोट बीस्ट के नजदीक हुआ था। बीस्ट ऐसे गिरा हुआ था जैसे मर गया हो। सबको तो यही लग रहा था कि बीस्ट मर गया। आर्यन बोला, मैं देखकर आता हूँ मरा है या जिंदा। इतना बोलकर आर्यन बीस्ट की ओर जाने लगा। बीस्ट के पास जाकर आर्यन ने अपनी तलवार निकली और बीस्ट ने गर्दन को काट दिया। आर्यन कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। बीस्ट के गर्दन को कटते देख सब खुश हो गए। आर्यन ने तुरंत उस बीस्ट के शरीर को चीरकर तिलिस्मी पत्थर निकाल लिया, जिसे देखकर सब खुश हो गए। आर्यन बीस्ट के अंदर से तिलिस्मी पत्थर निकाला ही था, तभी वहां प्रोफेसर माया आ गई। आते ही उनकी नजर सबसे पहले बीस्ट पर पड़ी। प्रोफेसर माया उदय सर की ओर देखते हुए बोली, इसे किसने मारा? आपने? उदय सर, नहीं, हम सब ने मिलकर मारा है इस बीस्ट को, उदय सर ने जवाब दिया। उदय सर की बात सुनकर प्रोफेसर माया स्टूडेंट्स की तरफ देखी। स्टूडेंट्स बहुत बुरी हालत में थे। ये देखकर प्रोफेसर माया ने तुरंत अपने स्टोरेज झोले से एक कढ़ाई और कुछ जड़ी बूटी निकली, जिससे हीलिंग लिक्विड तैयार हो सके। प्रोफेसर माया हीलिंग लिक्विड बनाते हुए आर्यन से बोली, आर्यन, इस बीस्ट का दिल निकाल लो। प्रोफेसर माया की बात सुनकर आर्यन को उदय सर की बात याद आई और तुरंत बीस्ट के पास गया और बीस्ट के दिल को निकालने की कोशिश करने लगा। अगले 10 मिनट प्रयास करने के बाद आर्यन ने बीस्ट के दिल को सुरक्षित रूप से निकाला। उतने ही समय में प्रोफेसर माया ने हीलिंग लिक्विड बना लिया था। उन्होंने वो हीलिंग लिक्विड सबको दे दिया। जब प्रोफेसर माया आर्यन को काढ़ा देने गई तो उन्होंने देखा कि आर्यन ने शरीर पर कोई चोट नहीं है। प्रोफेसर माया आश्चर्य में बोली, आर्यन, क्या तुम नहीं लड़े थे? तुम्हारे शरीर पर कोई चोट नहीं है। प्रोफेसर माया की बात सुनकर आर्यन कुछ बोलने ही वाला था, तभी उदय सर बोल पड़े, प्रोफेसर माया, सबसे ज्यादा मेहनत आर्यन ने ही है। ये भी घायल था लेकिन इसका घाव खुद ही ठीक हो गया। उदय सर की बात सुनकर प्रोफेसर माया आश्चर्य में आर्यन की ओर देखने लगी और बोली, आर्यन, क्या तुम्हारे पास हीलिंग शक्ति मंत्र है? प्रोफेसर माया की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैम, मेरे पास हीलिंग शक्ति मंत्र है, लेकिन ये तो बहुत दुर्लभ है मंत्र है। सब इसका अभ्यास नहीं कर पाते। कर पाना तो छोड़ो, किसी को मिलता ही नहीं है ये मंत्र। प्रोफेसर माया बोली, मैम, ये शक्ति मंत्र मुझे मेरे गुरुजी ने दिया है। आर्यन बोला, कौन है तुम्हारे गुरुजी? प्रोफेसर माया पूछी। प्रोफेसर माया की बात सुन आर्यन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। जैसे ही वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने वाला था, उदय सर बोल पड़े, ये अपने गुरुजी का नाम नहीं बताएगा, ये इसके गुरुजी का आदेश है। उदय सर की बात सुनकर प्रोफेसर माया आर्यन की ओर देखी और सिर हिला दिया। उसके वो घायल स्टूडेंट्स को देखने चली गई। सभी स्टूडेंट्स लगभग ठीक हो गए थे। सबको ठीक होते प्रोफेसर माया बोली, अब चलो सब शेल्टर की ओर, कल बीस्ट हंटिंग का लास्ट दिन है। प्रोफेसर माया की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स चलने के लिए रेडी होने लगे। आर्यन भी अपने दोस्तों के पास आ गया था। आर्यन धैर्य से बोला, धैर्य, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, अब चलो चलते हैं, धैर्य बोला। सभी स्टूडेंट्स प्रोफेसर माया और प्रोफेसर उदय के पीछे पीछे चल पड़े। लगभग 5 घंटे चलने के बाद वो सभी शेल्टर तक पहुंच गए। रास्ते में उन्हें कई बीस्ट मिले। आर्यन और उसके ग्रुप ने सभी बीस्ट को मार डाला। जब आर्यन शेल्टर पहुंचा तो देखा कि लगभग आधे स्टूडेंट्स शेल्टर लौट चुके थे। आर्यन आराम करने चला गया। अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स एकेडमी लौट आए थे। सभी एकेडमी के हॉल में इंतजार कर रहे थे। तभी प्रोफेसर माया वहां आ गई। प्रोफेसर माया बोली, बधाई हो, हमारा बीस्ट हंटिंग सफल हुआ। आप सब ने जो भी तिलिस्मी पत्थर इकट्ठा किया है
उसमें से आधा तिलिस्मी पत्थर आप सबको दे दिया जाएगा। तभी आर्यन के ग्रुप का एक लड़का बोला, मैम जो हमने बीस्ट का दिल निकाला है उसका क्या होगा। उस लड़के की बात सुनकर प्रोफेसर माया हंसते हुए बोली, उस दिल के बदले कुछ और दिया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स खुश थे, सभी स्टूडेंट्स को तिलिस्मी पत्थर दे दिया गया। आर्यन ने तिलिस्मी पत्थर अपने ग्रुप में बराबर दे दिया। पत्थर पाकर सब खुश थे, सब उस पत्थर का इस्तेमाल कर कोई न कोई हथियार बनाने के बारे में सोचने लगे। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने हॉस्टल की ओर जा रहे थे, तभी आर्यन को उदय सर की आवाज सुनाई दी। उदय सर आर्यन को बुला रहे थे। जब आर्यन उनके पास गया तो उन्होंने एक तिलिस्मी पत्थर निकाला और आर्यन को देने लगे। ये वही पत्थर था जो उस विशालकाय बंदर से मिला था। आर्यन आश्चर्य में बोला, सर ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ये तुम्हारा इनाम है, तुम्हारे प्रदर्शन के लिए ले लो इसे, उदय सर बोले। ये सुनकर आर्यन खुश हो गया और वो तिलिस्मी पत्थर ले लिया और बोला, थैंक यू सर इस तिलिस्मी पत्थर के लिए। पत्थर लेकर आर्यन अपने रूम में पहुंच गया। रूम में पहुंचते ही आर्यन आयामी दुनिया का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। उसके दोस्त पीछे से देखते रह जाते हैं। जब आर्यन अंदर जाता है तो वो देखता है कि गुरुजी ध्यान कर रहे थे। ये देखकर आर्यन लावे की गुफा की ओर चला जाता है। गुफा के अंदर जाने के बाद आर्यन ध्यान में चला जाता है। दूसरी ओर सभी प्रोफेसर और प्रिंसिपल सिंह के बीच आर्यन की ही बातें चल रही थी। प्रोफेसर उदय, क्या आप सच बोल रहे? प्रिंसिपल सिंह बोले। हाँ सर, वो लड़का बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक उसके पास एक जादुई रस्सी है जो किसी को भी बांध सकता है। आर्यन के बारे में जानने के बाद क्या कदम उठाएंगे प्रिंसिपल सिंह? जानने के लिए सुनिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।